हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडे स्टडीज। आज हमारा एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने गॉस लॉ आपको बताया था, तो आज हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। हम गॉस लॉ अप्लाई करके किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सामने जो भी पॉइंट्स हों, उन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस लॉ का अप्लाई करके। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन तो हम जान चुके हैं, कूलम्स लॉ के द्वारा भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, अगर है तो हमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां अज्यूम करना होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां रखें और वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो। निश्चित रूप से बैकग्राउंड में कोई चार्ज होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज। सो आई कैन से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कि किस रेट से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां, वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कूलम्स लॉ होता है, और कूलम्स लॉ के फॉर्मूले हम आपको पहले से लिस्ट कर चुके हैं। कूलम्स लॉ, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वहां तो हमने यूनिट चार्ज पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो हमारे पास सिर्फ चार्ज ही रहेगा, एक चार्ज जिसका फील्ड निकालना है। तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम वही टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अज्यूम करके वो किधर को मूव करेगा, वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ का यूज करते हुए निकाला। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वहां हमने सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था ये, और फिर हमने कई मल्टीपल चार्जेस थे तो हमने नेट फील्ड निकाला। हर पॉइंट चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे रखेगा होगा, और फिर नेट फील्ड इमीडिएटली द नेट फील्ड विल बी द एल्जेब्रिक सम या वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्जेस। स्टूडेंट्स, हम और आगे बढ़ चुके हैं। हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ले लिया है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन की है। आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देख सकते हैं। हमने वीडियो लेक्चर्स में लास्ट टॉपिक जो बताया है वो गॉस लॉ। और गॉस लॉ का मतलब है हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस निकाल सकते हैं, और वो गॉस ने जैसे बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज कंटेंट इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। तो ये हमें ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में कम से कम एक एप्लीकेशन तो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो वायर मीन स्ट्रेट रॉड, स्ट्रेट काइंड ऑफ रॉड। वायर और रॉड में ये फर्क होता है कि वायर बहुत थिन माना जाता है, उसकी थिकनेस कम है, रॉड की थिकनेस हमारे दिमाग में जो आता है ज्यादा है। तो हमने वायर ही अज्यूम करना है जिसकी थिकनेस बिल्कुल लाइन के हिसाब से। इसका मतलब है हमारी चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सबसे पहला टॉपिक बताया था, इसमें हमने लैम्डा को अज्यूम किया था। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट, हमने थिन वायर, एक वायर और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यानी ये काफी बड़ा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के पास में कोई भी पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां स्ट्रेट होगा, क्योंकि जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही चार्ज डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हम अज्यूम करते हैं। तो कोई भी पॉइंट आपके इसके नियर बाई लिया जाएगा तो लॉन्ग वायर है, कोई भी चार्ज डिस्टेंस होगा ये मान के चलेंगे वो सेंटर पर है। यानी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट तक देखा जाए वायर से तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जितना अपर पोर्शन पे चार्ज है उतना ही अप्रोक्सीमेटली डाउनवर्ड पोर्शन पे भी चार्ज होगा। तो ये दोनों इफेक्ट अपना, एक इफेक्ट अगर उस परपेंडिकुलर के राइट हैंड साइड पे इफेक्ट दे रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे। तो मैंने ये डायग्राम पहले से बना रखा है, आप देख लीजिए कि ये वायर है, वायर को मैंने थोड़ा जूम करके थोड़ा थिक बना दिया है, आपको दिखाई दे जिससे। और इसका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जब काफी है, और यहाँ भी है वायर है। अभी ये वायर को हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैंने ले रखा है और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो हम इसमें चार्ज बता सकते हैं। तो मान लेते हैं ये प्लस चार्ज, सब जगह प्लस चार्ज है इसके ऊपर। ओके, आई कैन शो दैट प्लस चार्ज मान लेते हैं, और सब जगह प्लस चार्ज, यहाँ भी है, नीचे भी है, सब जगह चार्ज है। ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, ये हमने एक तरफ दिखा दिया। ओके, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ये भी है, यहाँ तक है सब जगह, ये प्लस यहाँ दिख रहा है, इट कंटिन्यूज हियर ऑल्सो। तो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज शोन इन द डायग्राम। और हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है पूरे चार्जेस की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर पे कितना होगा। तो ये निश्चित रूप से हम कूलम्स लॉ अगर लगाएं और देखें क्या आना चाहिए, और फिर इसको हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन के रूप में भी देखेंगे। तो गॉस लॉ अप्लाई करते हुए अगर इसको हमें डिराइव करना है, और क्वेश्चन पेपर में ये कहा गया है कि यूजिंग गॉस लॉ, तो हमें ये कूलम्स लॉ से नहीं करना है। हम तो आज ये देखना चाहते हैं कि गॉस लॉ ने जो थ्योरम दिया या लॉ दी, गॉस ने जो थ्योरम दिया लॉ के फॉर्म में है या थ्योरम के फॉर्म में है, वो सही, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट तो नहीं है। लेट अस वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स टुडे। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो क्विक वे में हम इसको निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो भी प्रोसेस है। तो इसके लिए मुझे समझाना था आपको, इसलिए ये एक मैंने लिया हुआ है। आप जो मैं यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से कैसे निकालते हैं, और ये डेरिवेशन आप समझ लेंगे तो आप इस तरह से किसी दूसरी सिचुएशंस में, हायर ऑर्डर के सिचुएशंस हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, आप इसके अनुसार वहां डिराइव कर सकते हैं गॉस लॉ के अप्लाई करने के बगैर। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन बिना गॉस लॉ का एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, और तो हमें कम से कम कूलम्स लॉ तो पता रहता है। तो हम कूलम्स लॉ की सहायता से पहले इसको डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन क्या होगी, और हम यहाँ इस फॉर्मूले को यहाँ लिस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसी सिचुएशन में गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ से वही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखते चलिए। हमने पॉइंट P ले रखा है, आई हैव टेकन आर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस आर, यानी आपको इन टर्म्स ऑफ आर ही फॉर्मूले निकालना है। फॉर्मूले में आर है, ये आर, इस पॉइंट का आर यहाँ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये आर वेरी करेगा, अगर एक पॉइंट यहाँ ले लें तो हाफ दूर पे आ जाएगा, तो आर डिस्टेंस दिया होगा। यानी कि इसका मतलब है आर, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन विल बी गिवन। तो हमारा जो भी फॉर्मूला आएगा आर में आना चाहिए। तो पहले मैंने ये डिसाइड कर दिया, आर को मैंने डिफाइन किया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। और कहीं से वायर से कोई डिस्टेंस अगर हम देखना होता है, किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, वो हमेशा शॉर्टर डिस्टेंस आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, वो आर हमने अज्यूम कर लिया। ओके,
अभी हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कूलम्स को हम तभी लगा सकते हैं जब हमें कोई पॉइंट हम अज्यूम करें, पॉइंट पे कितना चार्ज है वो हम अज्यूम करें और फिर उसको डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ निश्चित रूप से डीएल, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डीएल है। अगर एल लेंथ का वायर है, यहाँ से देखिए वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो हम एल लेंथ कहाँ मान सकते हैं? एल वेरिएबल, इस पॉइंट से एल कहीं भी एल अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माना है, इस पॉइंट से यहाँ तक का एल डिस्टेंस है, उस एल डिस्टेंस पे हमने डीएल की लोकेशन ले ली है। ओके, आप कहेंगे साहब ये दूसरा भी दिखा दिया है। भाई ये मिड पॉइंट मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो हर विसिनिटी ये होगी वो मिड पॉइंट ही होगी, इतना नीचे अप्रोक्सीमेशन है ये। तो हमारा ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से डीएल हमारा यहाँ है, तो जो डीएल इफेक्ट यहाँ देगा वही डीएल पे जितना चार्ज है यहाँ उतने ही डिस्टेंस एल दूर पर डीएल यहाँ वो इफेक्ट यहाँ देगा। ये इसका इफेक्ट जो भी है मैंने डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है, लेकिन जो डार्क लाइन से मैंने ज्वाइन किया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये मैं कैलकुलेट करूंगा, है ना। अभी यहाँ से देखिए, ये मैंने एल अज्यूम कर लिया है, इसमें डीएल है। ओके, एक एलिमेंट है, ठीक है, वायर का एक एलिमेंट लिया है और डीएल लेंथ है, चार्ज वायर है, पॉजिटिव चार्ज है, और आर तो हमें पता ही इतना है। तो हमारा इस पर जितना चार्ज होगा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी दिया हुआ है कि लैम्डा इज अ चार्ज डेंसिटी फॉर दिस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, फॉर यूनिट लेंथ दिस मीन्स द चार्ज। तो फॉर डीएल लेंथ हम चार्ज निकाल सकते हैं, हाउ मच विल द चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। ओके, ऑफ कोर्स हमने ये चार्ज हमारे पास आ जाएगा, दिस इज द चार्ज ऑन दिस डीएल। तो ये चार्ज लैम्डा इंटू डीएल, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ स्मॉलर है, नियरर टू जीरो है। ओके, लैम्डा का मल्टीप्लाई करना जरूरी है चार्ज निकालने के लिए डीएल का। तो ये चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ निकालना है, तो हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे। ओके, तो ये टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से रिपेल किया जाएगा किस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन शो की गई है। तो डीएल एलिमेंट पर जो चार्ज है लैम्डा डीएल, दैट विल पुश our test charge in this direction with a force per unit charge equal to dE। स्मॉल है तो स्मॉल डी माना। मुझे पूरे चार्ज की वजह से टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखना है। ओके, अभी ये है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कैलकुलेट देख सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा डीई। पहले डीई हम लिख सकते हैं, डीई इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, इनटू के क्यू, चार्ज कितना है लैम्डा डीएल अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया है, ये इसके अलोंग आप ले रहे हैं एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी लाइन के अलोंग इधर होगी। जब ये इसके अलोंग है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी मान सकते हैं। वाई ये एल डिस्टेंस मैंने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लिया है। मैं आप स्टूडेंट चाहें तो एल को स्मॉल वाई भी अज्यूम कर सकते हैं, जो लेंथ माना है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, या वाई अज्यूम कर सकते हैं, आर की जगह पे एक्स अज्यूम कर सकते हैं, और फिर यहाँ कुछ भी सिंबल्स they have their usual meaning। तो यहाँ पर सिंबल्स मैंने इस तरह से लिए हुए हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ आर। तो एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है, हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, और ये भी हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी आर स्क्वायर, ओके, प्लस एल स्क्वायर, ओके। देयरफॉर x इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक्स कितना है, हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम ये वैल्यू रखेंगे, एक्स की जरूरत पड़ेगी तो ये वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास ये जो
फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, देयरफॉर DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into lambda into DL upon x square means this R square plus L square. Okay, this is the value of small electric field due to element DL. कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है ये, L डिस्टेंस सेंटर से दूर पर है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जैसे जैसे DL को हम नीचे लेते जाएंगे, कहां तक ले जाएं, -∞ तक। ओके, और इस जी वहां से लेके हम -∞ लेके और यहाँ से +∞ की ओर ले जाएं, तो ये सबकी वजह से ये DE की डायरेक्शन अलग अलग होंगी। ओके, एज यू वेरी द L, दिस x डिस्टेंस विल आल्सो वेरी, लेकिन R फिक्स है इन सब सिचुएशन में। एक बार डिस्टेंस R आपने डिफाइन कर दिया, वो फिक्स है। आप अगर पास में लाएंगे तो x भी बदल जाएगा, L भी बदल जाएगा, निश्चित रूप से ये रिलेशन है यहाँ पे। तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं DE, एक DL की वजह से। अभी स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये देखना चाहता हूं कि मान लीजिए ये सभी DL, ऑल DL एलिमेंट -∞ से +∞ तक मैंने ले भी लूं तो क्या होगा। आप जानते हैं कि जितने DL इधर होंगे -∞ को, उतनी संख्या यहाँ होगी। हर एक का अपोजिट एक DL मौजूद होगा, यानी पेयर में समझ लीजिए। L डिस्टेंस यहाँ भी है, L डिस्टेंस यहाँ भी है, ठीक है। अगर मैं इसको इसके हिसाब से व्यू करूं, दो के पेयर में व्यू करूं और सारे DL हो जाए, दो के पेयर में व्यू करूं, तो एक ऐसा भी ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस x होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा, निश्चित रूप से होगा। ये दिया हुआ है DE, ये मैंने कल्पना किया है, मैं निकालूंगा तो इसी की वजह से ये कल्पना ये की दिया है। तो हमारे पास एक DE है, एक DE है, इनमें कुछ आपको सिमेट्री दिख रही है, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा मजूम करूंगा तो इधर भी नीचे भी एंगल थीटा होगा, आप समझ रहे ना। तो थीटा बराबर, अगर दो वेक्टर इक्वल एंगल से इंक्लाइंड हैं किसी भी एक्स एक्सिस से, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, कल्पना कर लीजिए, कल्पना सीधे देख लीजिए। अगर इनको मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो इधर क्या होगा, DE cos थीटा, इधर होगा DE cos ऑफ थीटा, और इधर होगा DE sin ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लाइन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहां ये -DE sin थीटा होगा, अगर DE यहां है तो -DE sin थीटा होगा, लेकिन यहां DE cos थीटा उसी डायरेक्शन में होगा। तो आपके DE cos थीटा कम से कम दो DL मैंने अज्यूम किए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो DL महसूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है पर यूनिट चार्ज, उसी डायरेक्शन में होता है। ओके, इसको नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो ये इधर को आएगा, लेकिन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो हमें ये पता चल गया पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द y, परपेंडिकुलर, क्योंकि y कंपोनेंट जो है दे विल कैंसिल ईच अदर। अगर मैं -∞ से +∞ की ओर बढ़ाऊं, DL को ले जाऊं, तो ये निश्चित रूप से जानिए कि हर एक के वर्टिकल कंपोनेंट्स DE sin थीटा फैक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही नेगेटिव वाले भी रहेंगे। अगर उनको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं विद प्लस माइनस साइन, अपोजिट नेचर आप पढ़ेंगे उसलिए, तो उनका नेट इफेक्ट 0 है। तो y कंपोनेंट का नेट इफेक्ट 0 है। इट इज ओनली द x कंपोनेंट दैट टू बी एडेड। ओके, तो एक DE cos थीटा, एक की वजह से DE cos थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास DE तो हमारे पास पता चल गया है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हम निकालना चाहते हैं उसी पॉइंट पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने E सिंबल दिया है, ये कितना होगा, टोटल x कंपोनेंट x
टोटल एक्स कंपोनेंट के बराबर ही होगा। ई एक्स का मतलब है सारे एक्स कंपोनेंट होंगे, सारे एक्स कंपोनेंट ऐड करेंगे हम, ओके, सारे ही होंगे। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होंगे, और ये एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डीई कॉस ऑफ थीटा का, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, डीई, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि डीई कॉस थीटा का ही समेशन, डीई कॉस थीटा का समेशन हम करते हुए जाएं तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और समेशन को मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर लिया, तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम ये कह सकते हैं डीई, ओके। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, डीएल, यहाँ ये एल जा रहा है, एल की वैल्यू, तो यहाँ ध्यान रखना डीएल वेरिएबल है, तो मैं एल इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कह सकता हूँ। तो यहाँ ये कंफ्यूजन ना हो, तो मैं एल इक्वल टू, और यहाँ एल इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैलकुलेट हो गया। अभी तो हमें केवल इंटीग्रेशन का आंसर लगाना, और आप देख सकते हैं डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या है, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम एक पार्ट का देख लें, उसको डबल कर दें, वही पार्ट नीचे आएगा। बाई मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन तो पहले मैंने देख लिया, तो बाई मैग्नीट्यूड का मतलब है एक पार्ट पे डीएल को हम ले लें कहां से, जीरो, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी चले जाए और मेक इट डबल, ओके, वो भी है। इसका मतलब है हम ये भी कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक जाए हम, और यहाँ डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा, ओके, डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ दिस। तो हमारे पास कैलकुलेशन इजियर हो रही हैं, तो इसका करना क्या है ना, जीरो टू इन्फिनिटी कर लें, और वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डी की वैल्यू और कॉस थीटा हमारे पास ये लोग। अभी हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप जानते हैं थीटा यहाँ है, तो थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तभी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ओके। हमारे पास कॉस थीटा रखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लैम्डा, अभी देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है यहाँ से, देखिए बाहर जो कॉमन है सबके लिए लैम्डा कांस्टेंट है, कॉमन है, 2 नीचे चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2 जा, ओके, ये 2 से यहाँ कैंसिल, 2 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया, ओके। हमारे पास कॉस थीटा रह गया इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू इन्फिनिटी, ओके, कॉस थीटा ये रह गया, ओके, कॉस थीटा रख दें। इसके बाद हमारे पास लैम्डा बाहर ले लिया, ओके, कॉस थीटा, हमारे पास डीएल बचेगा निश्चित रूप से, डीएल अपॉन सारी चीज देख लीजिए, लैम्डा डीएल और कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एक फैक्टर हमारे पास बचता है, और इसको हम डीएल 0 टू इन्फिनिटी, क्यों नहीं हम डीएल वेरिएबल को एंगल के रूप में बदल लें, थीटा के रूप में बदल लें, तो वो भी आसान है। कैसे बदल सकते हैं, वैल्यू अपन देख सकते हैं क्या है, ओके, एल को चेंज करना है, तो यहां पर मैं इसका उपयोग कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास सिंस एल की वैल्यू एल अपॉन आर क्या होता है, जरा देखो, पहले देखो एल अपॉन आर क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा, ओके, सो दिस इज tan थीटा, therefore L इक्वल टू आर tan थीटा, ओके, ठीक है, आर tan थीटा हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो डीएल आ जाएगा, डीएल इक्वल टू आर इंटू tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा होता है, डी थीटा हो गया।
तो हमारे पास डीएल की वैल्यू पता चल गई, एल की वैल्यू पता चल गई। ओके, हम एल की वैल्यू निश्चित रूप से 0 करेंगे। ओके, टेंडिंग टू 0, थीटा विल बी टेंडिंग टू 0, क्योंकि थीटा एल की 0 कब होगी, जब थीटा 0 होगा, tan 0 इज 0। ओके, अगर हम एल की वैल्यू इन्फिनिटी करें तो थीटा किस एंगल की वजह से इन्फिनिटी होता है, π/2 होता है, tan π/2 इज इन्फिनिटी। तो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई है, ये वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो ये होगी। मैं यहां लिख सकता हूं सीधा, ये हमारे पहले से मालूम है, ये डिस्क्रिप्शन उसका है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया λ/2πε0 cos थीटा। ओके, cos ऑफ थीटा, इसको हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, जब डी थीटा ही आ रहा है। ठीक है, डीएल की वैल्यू रख देते हैं, डीएल इज आर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, आर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास आर स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा। ओके, देख लीजिए, देखिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan थीटा विल गिव यू आर स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, और 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, ये भी हमको पता है, बिल्कुल सही है, ये है। इससे क्या है, हमारे पास कुछ चीजें कैंसिलेशन हो रही हैं, कैंसिल में आ रही हैं। sec स्क्वायर थीटा तो पूरा ही कैंसिल हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, और आर के बाद एक आर कैंसिल हुआ, एक आर बच रहा, इसको आर को हम यहाँ जोड़ देंगे, तो cos थीटा d थीटा रह जाएगा निश्चित रूप से। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू λ/2πε0 इंटू हमें 0 टू इन्फिनिटी cos थीटा ये है, कोई चीज है नहीं, हमने पास इंटीग्रल छोड़ा हुआ है 0 टू, देखिए थीटा आ गया है तो हम 0 टू π/2 करेंगे डी थीटा में, ये यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी हुआ तो 0 टू π/2 होगा, यहाँ पे लिमिट इसलिए मैंने छोड़ रखा था। अभी हमारे पास 0 टू π/2 होगा, तो हम देंगे 0 टू π/2, इंटीग्रेशन है 0 टू π/2, और cos थीटा डी थीटा, निश्चित रूप से cos थीटा डी थीटा बचेगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा 2πε0 sin थीटा। ओके, ये ध्यान रखना, एक यहाँ 2π थोड़ा मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, λ/2πε0, अभी 2π ये r भी आएगा यहाँ पे, तो r भी रहेगा यहाँ पे, और sin थीटा 0 टू π/2 होगा। इसका मतलब क्या है, बस आ गया आंसर में, हम यहाँ ये लिख सकते हैं λ/2πε0 r इंटू sin π/2 माइनस sin 0। ओके, sin π/2 इज 1 एंड sin 0 इज 0, इसका मतलब है ये जो टर्म है दिस वैल्यू इज 1 ओनली, 1 है, इसका मतलब है 1 कैसे मल्टीपल ये वैल्यू है। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E इक्वल टू आएगा, E इक्वल टू λ/2πε0 r। तो इसको स्टूडेंट्स आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, है ना। इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन यानी कूलम्ब लॉ लगाते हुए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, पूरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को सारे डीएल की वजह से डी ओके, सारे डी एक्स वैल्यू जाएंगे। इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैं इसको अभी थोड़ा बोल्ड कर सकता हूँ और डार्क कर सकता हूँ, और ये और आगे तक ले सकता हूँ ऐसे। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया, जो कि वैल्यू ये दी आएगी। ओके, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, हमने देख लिया ई की वैल्यू क्या लगा के डेरिवेटिव। ये मैंने आपके सामने इसलिए किया है स्टूडेंट, जिससे आपको ये पता रहे कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आए आपको घबराना नहीं है, आप
रिएक्ट कीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हम आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल ऑफ मैथमेटिक्स। अब इस सवाल हमारा ये है कि हम ये जो लॉन्ग डेरिवेशन है इसको हम क्या कम से कम स्टेप्स में रखते हुए वही वैल्यू लेंगे। अगर हम गॉस लॉ का अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर है यस। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द सेम फॉर्मूला is derived using Gauss law application. ओके, इसका मतलब है, देख लेते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को देख लीजिए, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो का, मैं ये इसको जब तक मिटाता हूं आप देख सकते हैं। और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन हमारे पास थी और ये एक्सप्रेशन को हम अब यहां से हटा देते हैं। ओके, अभी हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। तो गॉस लॉ में क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके डीएल over the closed surface is always equal to Q inside charge inside upon epsilon 0। ये इसका अप्लाई करते हुए अगर हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं यूजिंग गॉस लॉ तो भी एक कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ये डीएल की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। ओके, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा इसी जगह, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को रखता हूं और सारे चीजें यहां से हटा देता हूं। डीएल लैम्डा तो रहेगा, एक्सिस में हटा दिया, पी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किस तरह से इस रास्ते पर आए और देखा वो पॉइंट हमने हटा दिया है। आर डिस्टेंस तो है इस पॉइंट का, निश्चित रूप से आर डिस्टेंस है, तो हमारे पास ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ये तो मालूम है। ओके, हमारे पास ये जो लेंथ है जो हमने यहां से अज्यूम किया था और यहां से डीएल का जंक्शन के लिए वो भी हमने हटा दिया। अब हम डीएल अज्यूम करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बना रहने दीजिए, कोई बात नहीं, डीएल बने हुए हैं, इट्स गोइंग लाइक दैट। अभी हम क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और इसे भी चार्ज कर दिया है। आर डिस्टेंस पर पॉइंट मौजूद है, निश्चित रूप से पी पॉइंट है जो मैंने मिटा दिया, तो दोबारा पी लिख देता हूं, पी पॉइंट मौजूद है यहाँ पे। ओके, पी पॉइंट पे हमें निकालना, तो यहां से यदि मैं पी पॉइंट से पास होने वाली और इसके चारों तरफ यानी इसको घेरते हुए एनक्लोज करते हुए अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस अज्यूम करूं और फिर उसमें मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो इसी से निकाला जा सकता है। अभी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यू करना पड़ेगा। देखिए ये टोटल फ्लक्स है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली तो आएगा, पूरी की वजह से टोटली तो आएगा, जितनी गॉसियन सरफेस है उनकी वजह से आएगा। और डीएस भी है एरिया, किसका एरिया लेंगे हम, डीएस का मतलब जो गॉसियन सरफेस हम अज्यूम कर रहे हैं उसका लेंगे। तो क्यों नहीं हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करें, यहाँ की स्ट्रेस कुछ कम रहेंगे उसके, आप देख सकते हैं। तो मैं कहां तक अज्यूम करूं, मान लीजिए ये लेंथ मैं यहां से यहां तक लेता हूं। अभी ये देखिए लेंथ मैंने यहां से लिया यहां तक, और ये मैंने इससे एक सरफेस इससे पास हो रही है इस पॉइंट से, वो लेना है, गॉसियन सरफेस का पार्ट है, ये सरफेस लिए यहां तक लिया है, जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना डिस्टेंस पीछे मैंने यहां लिया इस सरफेस। ओके, ये सरफेस लिया। ओके, और इसकी जो सरफेस के मैं ये यहाँ ये जो सरफेस है कि वो हॉरिजॉन्टल मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे। ओके, यहाँ भी मैंने सरफेस को एक हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लिया। ओके, ये तो आपको प्लेन में दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, जितना आर यहाँ है आर ही डिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, जिससे इतनी दूरी पे पॉइंट्स होंगे, इसके चारों ओर आर डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड,
लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे। डायरेक्शन कैसे होंगे? जो भी सरफेस होगी उसको रेडियली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। रेडियस इसका मतलब ये है कि मैं एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करूं, यानी यहां मैं एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर रहा हूं। आपको दिखाने के रूप में ही मैं एक स्फेरिकल बना देता हूं, और इस एक मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको ऐसे शेड कर सकता हूं दिखाने के लिए कि गॉसियन सरफेस का ये सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ऐसे ये सिलेंडर का ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है निश्चित रूप से, और यहाँ इसको मैंने यहाँ एज्यूम कर दिया। ये एरिया इनका ये बराबर बराबर है, ठीक है, ये इतना उतना ही है। हाँ, थोड़ा बड़ा ज्यादा दिख गया है, कोई बात नहीं है, हम थोड़ा एक ही बराबर है, ये एरिया उतना ही है। हमारे पास लेंथ कितनी हो गई? एल हो गया, और ये रेडियस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हमने अज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस, ये सिलिंड्रिकल हमने अज्यूम किया है, सिलिंड्रिकल इन नेचर, and this surface is passing through the point where we want to find out the electric field. तो ये ऐसे चारों तरफ से घेर रही है सरफेस, ये भी क्लोज्ड है, तो सारा चीज से क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड है तो इसके अंदर कितना चार्ज रह गया? इतनी जो लेंथ पे जो चार्ज होगा वो रह गया। अंदर चार्ज जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। वहां हमने लैम्डा इंटू डीएल किया था, डीएल लेंथ का, तो यहाँ लेंथ एल है तो लैम्डा इंटू एल कर लेंगे। चार्ज इनसाइड तो पता चल गया, तो क्यू इनसाइड तो पता है, S0 भी पता है, यानी राइट हैंड साइड तुरंत सॉल्व हो गई। कितनी जल्दी है। तो आज मैंने ये दो डेरिवेशन साथ साथ लेने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस गॉस लॉ इज, इसकी एप्लीकेशन कितनी और अधिक इंपॉर्टेंट है जो हम लगा सकते हैं जहां जहां हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है हमें जितने भी सरफेसेज हैं उनमें करना है। तो सरफेस तीन तरह की है, एक तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ओके, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर हम इसको वन बाय वन कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने इसको फर्स्ट सरफेस मान लिया, इसको मैंने सेकंड सरफेस मान लिया। मैंने जिस तरह से प्रायोरिटी से आप इसको शेडिंग किया था, पहले इसकी शेडिंग किया तो मैंने ये फर्स्ट सरफेस मान लिया, हॉरिजॉन्टल है। फिर दूसरी शेडिंग ये किया, बिल्कुल ये है, और ये पहले बनाई जरूर थी, लेकिन इन दोनों को मैंने इस दोनों सरफेसेस को क्लोज किया उस एरिया को, है ना, इसलिए पहले ये किया। तो थर्ड तुम्हारी कौन सी है? ये कर्व्ड सरफेस जो ये जा रही है। तो हमारे पास तीन सरफेस एक जैसी है, उनका एरिया भी है और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्यों नहीं हम डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस लगाएं और सब्सटीट्यूट करें। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, अभी पहले एंगल देख लेते हैं। तो हम चलिए ऐसे कर लें, क्लोज सरफेस, क्लोज नहीं करेंगे, केवल इंटीग्रल लगाएंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस 1, ओके, फॉर द सरफेस 1 प्लस ई डॉट डी एस 2, बिल्कुल, फॉर सरफेस 2, ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस फॉर सरफेस नंबर 3, 1 2 3, है ना, सरफेस 3। अब ये आपको लोअर लिमिट जैसा लग रहा था, आप लिखेंगे फॉर सरफेस नंबर 3, यहां फॉर सरफेस नंबर 2, यहां कह सकते हैं फॉर सरफेस नंबर 1। दिस टोटल ऐड कर लिया, दिस मस्ट बी क्यू एनक्लोज, एक एनक्लोज्ड, ओके, एनक्लोज्ड अपॉन S0, बिल्कुल सही है, ऐसे लिख सकते हैं Q1 को। ये हमारा शुरुआत, ठीक है। एक स्टेप फॉर्मूला बताने में लगा, दूसरी स्टेप पे हमने लेफ्ट साइड को स्प्लिट किया, और थर्ड और फोर्थ स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। कितना इजी है, दोनों ही चीजें इजी हैं। किस तरीके से आपको उसको सुलझाना चाहते हैं, डेरिवेशन करना चाहते हैं, किस तरह से क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे, वैसा करेंगे आप। चलिए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन यही रहेगी, क्यों, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा। अभी जो सरफेस यहाँ आर डिस्टेंस पे है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, और नॉर्मल भी यही है, यानी सरफेस
ध्यान रखना है सर्किल ही तो, एक तरह से सर्किल ही तो है। इसका जो सिलेंडर में सर्किल होते हैं, कई सर्किल्स को एक साथ आप कंपाइल कर दीजिए आर के, पूरा सिलेंडर बन जाता है, और फिर इस सरफेस को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बिल्कुल है, इसका मतलब है ये सारा रेडियस पे नॉर्मल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल ही है यहाँ पे। अभी देखिए इस पे नॉर्मल है, इसकी बारी आएगी तब हम करेंगे। अभी यहाँ इसका नॉर्मल किधर होगा, इधर सरफेस DS1 कहना चाहिए मुझे, DS1 ये रहा डायरेक्शन, DS1 एरिया यहां से निकाल लूंगा और डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह ऐसा ही है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DS का एंगल क्या है, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और cos 90 यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ भी देखिए इसका नॉर्मल किधर है, इधर को, ये DS2 है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री एंगल है, तो E इंटू DS इंटू कॉस ऑफ थीटा रखेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्मल भी इधर है, DS3 की डायरेक्शन होगी एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0, इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इस सरफेस के लिए इस सरफेस के 90 को 0 डिग्री, तो cos 0 1, इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो कर्व्ड सरफेस की वजह से ही मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके, तो हमारे पास ये हुआ E, जिसे हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू एरिया 2 पाई r होता है ना, r है, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, r रेडियस है, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस 2 पाई r l, 2 पाई r इंटू l, ये पूरा एरिया 2 पाई r l, एरिया इंटू cos 0 1 इक्वल टू q इनसाइड लैम्डा इंटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है ये 0 0, हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E विल बी इक्वल टू E इंटू 2 पाई RS इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 मैंने हटा दिए, L गेट्स कैंसिल्ड आउट, 2 पाई R उधर ले जाते तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन में वो वैल्यू बता दिया है, इधर ले जाइए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये R जो है एप्सिलॉन नॉट पहले लगा लीजिए, R बाद में लगा लीजिए, ये फॉर्मूला वही है जो लिखा हुआ है। इसका मतलब है स्टूडेंट, आज हमने गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से पॉइंट पे r डिस्टेंस अवे है कितना होता है ये पता लगाया, और हमने पहले कूलम्ब लॉ से कैलकुलेशन से भी देखा तो भी वही आता है, कूलम्ब लॉ के गॉसियन सरफेस लेते हुए अप्लाई करे हैं गॉस लॉ तो भी वही आता है। तो स्टूडेंट है ना इंटरेस्ट की बात, आप इस तरह के डेरिवेशन को जरूर अपनाएं, जरूर आजमाएं, जहां सिचुएशन जैसी आए दोनों चीजों को याद रखना है, कोई एक दोनों डेरिवेशन पे आपको मास्टरी होना चाहिए। आज इतना ही है। नागेंद्र शर्मा फ्रॉम डॉक्टर नितिन अकेडमी, थैंक यू वेरी मच।